हमारे बीच में देश के वो बड़े कवि जिन्होंने माँ भारती के भाल को विदेशों में जा जा करके कितनी बार ऊंचा किया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि वो आज हमारे बीच में हैं और जिनको देख देख करके हमने कविताएं पढ़ना लिखना सीखा और मंचों पे आए। मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि आज वो मेरे साथ हैं और आप लोगों के लिए भी ये बहुत विशेष दिन है। भाई ललित को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आज हमें इतनी बड़ी महफिल का हिस्सा बनाया और आज हम दादा को फिर से अपनी आंखों के सामने बिल्कुल लाइव सुनेंगे। आदरणीय महेंद्र दादा को आमंत्रित करता हूं, उनके लिए आप जोरदार तालियां बजाएं और ठाकों की महफिल में आपकी यात्रा कराएंगे आदरणीय महेंद्र दादा। आप सभी को प्रणाम करता हूं, मंच पर उपस्थित अपने सभी कवि मित्रों को प्रणाम करता हूं, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं, इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। बिल्कुल, जय हो। मंच पे आसीन कवियों से भी निवेदन है कि ताली बजा दे एक बार दादा के लिए जोरदार। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। क्या बात है दादा, बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। इतनी भव्य टीम यहाँ पर बैठी हुई है। मेरे भाई मंजुल मयंक जी 20 साल बाद आज मुझे वापस मिले हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, उन्हें सुनकर भी उन्हें देखकर भी। प्रणाम करता हूँ उनको। और मेरे सभी छोटे भाइयों ने बहुत बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। नरकंकाल तक ने बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। क्या बात है। और इस बिटिया के लिए तो एक बार पुनः तालियां आपकी आनी चाहिए। बहुत खूब। मैं बहुत शुभाशीष देता हूं कि ये आगे बढ़े तो बहुत बहुत जो कविता तिवारी जहां पहुंची है उससे भी आगे की स्थिति में बिल्कुल मैं बिल्कुल। इस बच्ची को आशीर्वाद देता हूं। उन्नति भारद्वाज के लिए पुनः तालियां बजाएं। बहुत सारी वीर रस की कविताएं हो गई, बहुत जोश भरा माहौल है। इन्होंने तो बहुत अच्छा पढ़ा है सभी ने, वरना कभी कभी वीर रस का ऐसा कवि आ जाता है, इतनी जोर से चीखता है लोग घबरा के ताली बजा जाते हैं। क्या बात है दादा। मैं बता रहा हूँ, पिछले दिनों एक कवि को सुन रहा था, आते ही चिल्लाया, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ। मैं सोचने लगा यार पत्थर और पाषाण तो एक ही चीज़ है, ये बना क्या सकता है? लेकिन जोर जोर से बोल रहा था, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मैं मानव को इंसान बना सकता हूँ। जय हो दादा। मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूँ। जिंदाबाद। अच्छा, ऐसे ही ताली बज गई जैसा आपने बजाई। कविता में कोई बात नहीं भाई साहब। एक और कवि को सुन रहा था, पहली लाइन दूसरी लाइन से मेल नहीं खा रही थी, आते ही चिल्लाया, खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए। मैंने कहा यार ये कौन सी वीर रस की पंक्ति जिसमें से तेल की जरूरत पड़ गई। मैंने दूसरी पंक्ति सुनी, बहुत देर तक हंसा। बोले खाली खाली डीजल टंकी तेल चाहिए, आज मेरे देश को पटेल चाहिए। क्या बात है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा यार ये तेल का पटेल जी से क्या लेना देना। हाँ। लेकिन उसको पता था कि पटेल जी के नाम पे ताली मिलेगी, इसलिए ज़बरदस्ती तेल लेके आए। जिंदाबाद। तो ऐसे ऐसे कवि सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया सभी ने पढ़ा है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा। अच्छा, ये तो बहुत हमारी सेना ने इतना बड़ा काम किया है, हम सेना को सारे के सारे लोग सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल। कि उन्होंने उन परिस्थितियों में किस तरह से हमारे मिसाइलों ने उनके हवाई अड्डे तबाह किए। हालांकि सेना से भी ज़्यादा तबाह तो चैनल वालों ने कर दिए। एक 7 तारीख की रात को भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, मैं रात को सो के उठता था, हर आधे घंटे बाद आँख खुलती थी, तब तक कराची पे कब्जा हो चुका था। ये सारे चैनल वाले हमारे वीर रस के कवियों से भी आगे निकल गए। बहुत खूब।
हाँ, मैं तो सोच रहा सुबह तक तो पाकिस्तान का ये जो अधिकृत कश्मीर है वो तो भारत में मिल ही जाएगा। मैं तो खुशी खुशी सो गया, सुबह उठ के देखा तो वही की वही खबरें। लेकिन चैनल वालों का अपना काम है, उन्हें अपनी टीआरपी देखनी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक कविता विशेष आपको सुना रहा हूँ। अच्छा, हमारी देशभक्ति भी ऐसी है जो पाकिस्तान के अलावा और किसी देश के खिलाफ जागती नहीं है। मेरे एक दोस्त हैं, स्वर्गीय हैं, हो गए, हाँ हाँ, भाई सुरेंद्र दुबे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही एक दिन। बोले यार, अगर ये पाकिस्तान नहीं होता तो हम लोग देशभक्त भी होते कि नहीं होते। बिल्कुल। जय हो दादा। ताली वाली बजा के ऊर्जा पैदा करो सदन में। वाह वाह दादा। हालांकि एक दोस्त, दूसरे दोस्त ने उससे भी बड़ी बात कह दी। बोले अगर हम वाकई में सच्चे देशभक्त होते तो आज ये पाकिस्तान नहीं होता। क्या बात है, जिंदाबाद। जय हो दादा। एक मुझे बहुत पुरानी कविता याद आ रही है। जिन दिनों कारगिल में युद्ध छिड़ा हुआ था, वो जनता में बहुत जोश आ जाता, युद्ध होता तो जनता में जोश आ जाता है। आप में भी आया होगा, सब में आया होगा, इस उम्र में भी जोश आया होगा। अच्छा, जनता है, जोश में युद्ध लड़ने तो जाएगी नहीं। हाँ, वो जोश कहाँ निकालेगी। मेरे मोहल्ले वालों को भी आया, तो उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं, एक वीर रस का कवि सम्मेलन करवाते हैं। जोश जोश में वीर रस का कवि सम्मेलन घोषित कर दिया अपने मोहल्ले में। अब वीर रस के कवि जितने अच्छे कवि थे वो ये सारे के सारे बिजी मिले नहीं उन्हें। तो पता नहीं कहाँ से 50-60 कवि पकड़ के लाए। जो भी सड़क पे मूंछों वाला आदमी दिखाई दे रहा था उससे कह रहे थे यार तू वीर रस का लग रहा है, आजा मंच पे बैठ जा। मैं उस कवि सम्मेलन को सुनकर आया, मेरी एक हास्य रस की कविता बन गई। किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है, स्वागत। एक बहुत सहज सी कविता आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक बार तालियां बजाकर मन दे। स्वागत है। वरना पाकिस्तान के लिए तो ऐसी ऐसी लाइनें लिखी हमारे कवियों ने। एक तो इतनी जोर जोर से चीखते हुए बोला, राख लगाकर जीप खींच लो पापी पाकिस्तान की। मैंने उससे पूछ लिया राख लगा के क्यों खींचो। बोले जीभ है, स्लिप कर सकती है। जय हो दादा। तो वीर रस में भी हास्य रस निकल आता है। एक तालियां बजा दें तो मैं शुरू करता हूँ कविता। स्वागत स्वागत। कि कारगिल युद्ध पर वीर रस का कवि सम्मेलन था। मंच के थे बहुत ही ठाट बाट, वीर रस के कवि बैठे थे लगभग 60। मैं खुश हुआ, 60 कवियों की पूरी प्लाटून। भाई क्या बात है, आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। क्या बात है दादा, जय हो। आज की रात तो पाकिस्तान के लिए कहर की रात है। फिर आशंकित हुआ 60 कवि, वो भी एक ही रस के। भगवान बचाए जो लड़ाई इनकी आज पाकिस्तान से होनी है, कहीं में ये वो इनमें आपस में ही ना छिड़ जाए। ये डूब जाते हैं। जो ये एक ही रस के कवि बैठे, कहीं में इनमें आपस में ही ना छिड़ जाए। 7-8 कवियों ने तो कर रखा था संचालक का घेराव। आहा। एक कवि बोला देते हुए मूंछों को ताव, पहले कविता पढ़ने में जाऊंगा क्योंकि शुरू में ही यदि किसी और कवि ने पाकिस्तान निपटा दिया। बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं दादा, क्या बात है, जिंदाबाद। तो मैं क्या बाद में झुनझुना बजाऊंगा। बहुत खूब। पर कवियों ने श्रोताओं में ऐसा जोश भर दिया कि पहले कवि की कविताओं की बमबारी ने ही पाकिस्तान को अधमरा कर दिया। आहा। पूरा मंच बन गया था बंकर, सभी कोसने लगे पाकिस्तान को जमकर। पर एक कवि अभी भी पुराने जमाने के नशे में झूम रहा था, मिसाइलों के युग में पाकिस्तान के खिलाफ तलवार लिए हुए घूम रहा। क्या बात है, जय हो जय हो जय हो। कहाँ है पाकिस्तान, तुझे तलवार से निपटाएंगे। एक ने तो बहुत ऊंची छोड़ी। उन दिनों परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष थे। बड़ी जोर से चीखते हुए बोला, ऐ मुशर्रफ
हम तेरे पेट में राणा सांगा की तलवार घोंप देंगे। ओहो। मैंने कहा यार राणा सांगा की तलवार साले 400 साल पुरानी। बोले कुछ नहीं यार, उसकी धार से मरेगा तो मरेगा, नहीं तो साला सेप्टिक से तो मरेगा ही मरेगा। तो एक कवि ने पाकिस्तान को बंदूक से, एक ने तोप से उड़ाया, एक कवि तो शायद अर्थशास्त्री था, एक भी पैसा खर्चा नहीं किया, पूरा पाकिस्तान फूंक से ही उड़ा दिया। बहुत खूब। अब जो कवि आया उसने अपना एक हाथ कमर पर लगाया इस तरह से, एक हाथ एक दिशा में उंगली करके उठाया इस तरह से, और जोर से चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। और अगली पंक्ति पर आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं चकराया, अबे ये क्या क्लेश है, जिस दिशा में यार ये कभी उंगली उठा रहा है उस दिशा में तो बांग्लादेश। बांग्लादेश। ये क्या कलेश है, वाह दादा। इसे कविता को गलत डायरेक्शन में नहीं सुनाना चाहिए था, ये वाला हाथ पीछे करके दूसरे वाला उठाना चाहिए था। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। इस बार एक श्रोता ने खड़े होकर जो बात कही उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। वो फिर चिल्लाया, सुन ले पाकिस्तान सुन ले। एक श्रोता खड़ा होकर बोला, अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बहरा है। क्या बात है, जिंदाबाद दादा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अबे क्या और किससे कह रहा है, पाकिस्तान तो जन्मजात बहरा है। कवि ने उस श्रोता की नहीं सुनी और इस बार वाक्य बदला, इस्लामाबाद अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो सुन ले, इस्लामाबाद मेरी आवाज अगर सुन रहा हो तो सुन ले। और पंक्ति आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां उठनी चाहिए। पीछे से एक श्रोता बोला, भाई जब तुम्हारी आवाज यहीं तक ठीक ठीक नहीं आ रही है। वीर रस का अब जो कवि आया, भाई साहब होगा करीब 15 किलो का। नहीं हंसने की बात नहीं बहन जी, इतना तो तब बता रहा हूँ जब भयंकर सर्दियों का मौसम था। बहुत खूब, जय हो दादा। नरकंकाल को तो मोटा मोटा कह के चिढ़ा रहा था। अच्छा इतना पतला दुबला कवि, तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन। इतना पतला दुबला कवि जब कविता पढ़ने आया तो श्रोताओं में से एक बोला, भाई कौन खड़ा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे तो लगता है माइक खुद ही कविता पढ़ रहा है। वाह बहुत खूब, वाह दादा, बहुत बारीक था, जिंदाबाद। उसकी बगल वाला श्रोता बोला, लगता है तू भी गच्चा खा गया है। अबे कवि तो खड़ा हुआ है लेकिन माइक के डंडे की ओट में आ गया। अद्भुत। ये दिखने में कैसा लगता जरा पता लगाओ। उसके बगल वाला श्रोता बोला, किसी के घर पड़ी हो तो बंदूक उठा लाओ। अच्छा एक श्रोता वाकई में वो किसी के घर पड़ी हो तो दूरबीन उठा लाओ, ये लाइन तो मैं सुना चुका हूँ। खैर अचानक वो कवि बड़ी जोर से थरथराया। श्रोताओं में से एक बोला, लगता है मिर्गी का दौरा आया। एक श्रोता बोला, इसे जूता सूंघाओ। दूसरा बोला, गरम गरम दूध पिलवाओ। और मित्रों फिर आपकी तालियां चाहता हूँ। एक श्रोता बोला, इसे गरम गरम दूध पिलवाओ। तीसरा बोला, बे तू किस टेंशन में है, गौर से इसकी जेब देख, इसका मोबाइल फोन वाइब्रेशन में। वाह 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 वाह, अद्भुत दादा, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। अच्छा वीर रस का अब जो कवि आया वो रामलीला वाले अंदाज में आया। जितना वो अपनी कविता में पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा था उतना ही माइक से पीछे हटता जा रहा। आते ही चिल्लाया, अब की बार युद्ध हुआ तो हम झंडा फहराएंगे सीधे इस्लामाबाद पर। इस तरह से कई कवियों के हाथ हवा में जोर जोर से लहराए और उन्होंने क्रमशः लाहौर, कराची, सियालकोट, सरगोदा, हड़प्पा, गिलगित, मुल्तान तक में झंडे फहराए। बहुत खूब दादा। और आप सबकी तालियां उठनी चाहिए। और 1 घंटे में श्रोताओं में पहला ऐसा जज्बा कर दिया कि मंच से ही 5 कवियों ने पाकिस्तान के 47 शहरों पर कब्जा कर लिया। जैसे टीवी चैनल वालों ने किया। ऐसे कब्जा कर रहे थे जैसे सारे प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए बोले।
अब अगले कवि की घबरा रही थी आत्मा, क्योंकि 5 कवि अब तक कर चुके थे पाकिस्तान का खात्मा। फिर वो मेरे पास आया, मुझसे बोला, यार अजनबी क्या करूं, कहाँ जाऊं, इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है। अब उसे बाकी शहरों के नाम याद नहीं थे। क्या करूं, कहाँ जाऊं, इन कवियों ने पाकिस्तान का एक भी शहर नहीं छोड़ा है, मैं झंडा कहाँ फहराऊं। बहुत बढ़िया, बहुत बारीक बात है। मैंने कहा फिर तू ऐसा कर जा, सीधे अफगानिस्तान पे चढ़ जा। वही बचा है। अच्छा, उन दिनों की स्थिति देखिए। बोला नहीं यार, वहाँ तो आजकल अमेरिका बम फेंक रहा है। मैंने कहा फिर उसका आगे ईरान है, वहाँ तेहरान निकल जा, तेरा क्या जा रहा, वहाँ फहरा दे। वो बोला तेहरान तो क्या, उसके आगे इराक है, वहाँ बगदाद, उसके आगे सीरिया है, वहाँ दमिश्क। एक बार मेरे भौगोलिक ज्ञान पे तालियां बजती हैं। जी 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 जी। उसके आगे सीरिया है, वहाँ दमिश्क तक मैं झंडा फहरा दूं। पर यार शहर दमिश्क, ऐसे नाम पे श्रोता ताली ही नहीं बजाते, ये है सबसे बड़ा रिस्क। मैंने कहा फिर तू ऐसा कर ले, या तो राइट टर्न लेके चीन की तरफ निकल ले, अद्भुत, या फिर यू टर्न लेके वापस मंच पे आ जा। भाई यहीं से तो तू टेक ऑफ करेगा। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत जय श्री राम।